जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का जो क्लास है, हम लोग इस क्लास पे बात करेंगे क्लास 10 के भूगोल पे बात करेंगे। किस पे बात कर रहे हैं? क्लास 10 पे भूगोल पे बात कर रहे हैं। और भूगोल का अगर मैं बात करूं चैप्टर संख्या, तो वो क्या है 3, यानी कि जल संसाधन का जो चैप्टर है, हम लोग इस चैप्टर पे बात करने वाले हैं। तो इससे पहले आपको पता होगा कि हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर 3 है हमारा इतिहास का, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, वो वाला चैप्टर ले रहे थे। और आप लोगों के डिमांड के हिसाब से मैंने क्या किया, उस चैप्टर को बीच में रोक दिया। और आप लोगों का डिमांड था कि सर जो भूगोल का क्लासेस है आप उसको स्टार्ट कराएं, यानी कि जो चैप्टर 3 है उसको आप स्टार्ट कराएं। तो भूगोल का चैप्टर 2 हम लोगों ने ले लिया है, वन और वन्यजीव संसाधन। उससे पहले हम लोगों ने एक चैप्टर लिया था, संसाधन वाला जो चैप्टर था हम लोगों ने ले लिया है। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 पे, और वो क्या है, जल संसाधन पे बात करेंगे। तो जल संसाधन यानी कि पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। तो आपको पता होगा कि जल और क्या है, संसाधन। तो संसाधन का मतलब आपको पता ही होगा कि जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है और जिसको बनाने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, और जो सांस्कृतिक रूप से मान्य और आर्थिक रूप से संभव हो, उसे क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। तो जल किस तरह से संसाधन है इसके बारे में बात करेंगे। और पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग जल दुर्लभता, जल चक्र और जल को किस तरह से हम लोग इकट्ठा करते हैं, या जल को बचाने के लिए, या जल को सभी वर्गों में ठीक से बांटने के लिए किस तरह का जो काम किया गया, इन सारे चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो उससे पहले आज का मोटिवेशनल कोड कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, कि अपने मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा, है दम तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपनी खून से कामयाबी की लकीर, कि लिख दे अपनी खून से कामयाबी की लकीर, और बोल दे उस किस्मत को कि दम है तो इसे मिटा के दिखा, दम है तो इसे क्या करके दिखाना है, मिटा के दिखाना है। तो बात करते हैं आज के क्लास पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि संसाधन होता क्या है। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी वस्तु, समझेगा, कोई भी वस्तु, संसार का कोई भी वस्तु जो भी क्या हो कि आपके आवश्यकताओं को पूरा करता है, आपके जरूरतों को पूरा करता है, वो वस्तु आपके लिए क्या होता है, संसाधन होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई एक वस्तु है आपकी, वो क्या कर रही है, जरूरत को पूरा कर रही है, लेकिन वो वस्तु क्या होती है कि किसी कारणवश से आप उसको परचेज नहीं कर सकते हो, या आप उसको खरीद नहीं सकते हो, तो वो आपके लिए क्या मैं बोल सकता हूं कि संसाधन नहीं होती है। बात क्लियर है, पहली चीज। दूसरी क्या है कि मान लो कि आप उसको खरीद लेते हो, लेकिन संसार उसको नहीं मानती है, तो वो भी आपके लिए संसाधन नहीं है। तो ऐसी वस्तुएं जो क्या हो सकती है, आपकी पहली तो आवश्यकता को पूरा करनी चाहिए। दूसरा क्या हो सकता है कि जो आपके लिए, मैं बोल सकता हूं, जिसको आप खरीद सकते हो, और सिंपल सा फंडा है कि जो भी सांस्कृतिक रूप से माइन होगा वो संसाधन है। साथ साथ में उसको बनाने का प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए, तब ना जब फिर से आपको उस वस्तु की जरूरत होगी तो क्या कर सकोगे, आप पूरा कर सकते हो। जैसे हम लोग बात करते हैं, सिंपल से उदाहरण लेते हैं, आपने जल देखा होगा। तो जल आपको पता होगा कि भारत में बहुत मात्रा में, क्या पूरे विश्व में एक भाग जो होता है स्थल है, बाकी 3 भाग जो है जल है। तो ये जो इतना भाग जो जल है, समुद्र का पानी है, सबको पता है कि जल संसाधन है, वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, और देख सकते हो आवश्यकता को पूरा भी करता है। लेकिन समुद्र का पानी क्या पीने लायक है क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं, जल तो है, संसाधन तो है, लेकिन वो क्या आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर पाता है? अगर आपको पीने वाला पानी चाहिए तो क्या समुद्र का पानी आप पी सकते हो? आप बोलोगे नहीं। लेकिन आप नमक का जब उत्पादन करने के लिए जाओगे, जब आपको नमक चाहिए होता है, तो समुद्र का पानी क्या करेगा, आपको नमक देगा। तो नमक के लिहाज पे क्या है, वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा किया, लेकिन पीने के लायक में बात करूं तो आपकी आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। देख सकते हो, उसको हम लोग पैसे से खरीद भी सकते हैं। संसार मानती भी है कि समुद्र के पानी से नमक निकाला जा सकता है, तो क्या है, एक तरह का वो संसाधन है। साथ में नमक बना सकते हैं, नमक का बनाने का प्रोसेस भी क्या होता है हमें पता होता है। तो पूरा का पूरा संसाधन जो है, जल एक संसाधन है। तो पूरे के पूरे टॉपिक पे बात करेंगे। तो बात किया जाए पूरे विश्व में जल की क्या भूमिका है, तो आपको पता होगा कि जो भी हमारे पूरे विश्व का धरातल है, पूरा विश्व का जो भी धरातल है, उस धरातल पर जो 3/4 भाग, मैं कितना बात कर रहा हूं,
3/4 जो भाग है उस पर आपको पता होगा कि जल से ये जो धरातल है 3/4 जो धरातल है वो क्या हुआ, ढका हुआ है। यानी कि पूरे संसार को अगर 4 भाग में बांट दिया जाए तो उसमें से केवल 3 भाग जो होगा, कितना भाग, केवल 3 भाग जो होगा उसमें आपको पानी ही पानी दिखेगा, उसमें केवल आपको जल ही जल दिखेगा। और जो 1 भाग बचेगा धरातल का, उस भाग में आपको क्या दिखेगा, स्थल देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा, स्थल। तो क्वेश्चन क्या आता है कि पूरे विश्व में क्या आएगा, पूरे विश्व में या पूरे पृथ्वी में कितने भाग जल की मात्रा है, क्या पूछा जाएगा, कितने भाग जल की मात्रा है। तो आप क्या बोलोगे कि 3 भाग जो है जल है और 1 भाग क्या है, भूमि है। तो भूमि भी पूछेगा तब बता सकते हो कि 1 भाग क्या है, भूमि है। बात क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझिएगा कि ये जो आपको पता होगा कि पूरे संसार में 3 भाग जल है, यानी कि जितना बड़ा हमारा पूरा विश्व का एरिया है उस एरिया का 3 भाग जल है। तो ये क्या सारे के सारे जो भी जल मौजूद है पूरे पृथ्वी में, क्या सभी जल का प्रयोग हम करते हैं, क्या सभी जल का प्रयोग हम लोग करते हैं क्या। तो बेसिकली जल का तो बहुत तरह का प्रयोग होता है, बर्तन धोने में प्रयोग होता है, नहाने में प्रयोग होता है, घर बनाने में प्रयोग होता है, पीने में प्रयोग होता है ना, हर तरह का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम लोग बात करेंगे ऐसे जल का जो पीने लायक जल हो। कैसा जल हो, पीने लायक जल हो, इसका बारे में बात करेंगे। तो धरातल में 3/4 तो जल है, लेकिन प्रयोग लायक जो पीने वाला जो जल है या जो कृषि उत्पादित करने वाले जो जल होते हैं, जो हम लोग बेसिकली देखते हैं आम चाल घर के भाषा में कि जो हमारे लिए उपयोगी है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो प्रयोग लायक जो भी अम्ल जल है, अलवणीय जल है, अम्ल जल नहीं, क्या मैं बात कर रहा हूं, अलवणीय जल है, यानी कि ऐसा जल जिसमें लवण यानी कि नमक की मात्रा ना हो, ऐसे जल की कमी का जो अनुपात है वो हमारे पूरे ब्रह्मांड में क्या है, बहुत कम है। तो अगर पूछा जाएगा कि हम लोग किस तरह के जल का उपयोग करते हैं, तो मेरे रसगुल्लो आप क्या बताओगे कि हम लोग अलवणीय जल का प्रयोग करते हैं। कैसा, अलवणीय जल का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऐसा जल जिसमें लवण का मात्रा नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा कि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर आपने तो बोल दिया कि हम लोग अलवणीय जल का प्रयोग करते हैं, यानी कि बिना नमक वाला जल का प्रयोग करते हैं। तो आप ये बताइए जो अलवणीय जल है इसकी प्राप्ति किन किन जगहों से होती है, या जिस भी जल जो भी जल में नमक नहीं पाया जाता है तो उसकी प्राप्ति हमें कहां कहां से होती है। तो आपको पता होगा कि नमक वाला जो जल है वो ज्यादातर मात्रा में समुद्र में है, यानी कि समुद्र में लवण वाला जल पाया जाता है। लेकिन अगर बात करें ऐसा जल जो मीठा होता है जिसको हम लोग पी सकते हैं, तो ऐसा जल या तो वो सतही अपवाह से निकलता है, या तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो भौमजल स्तर होता है, या तो वो सतही अपवाह होता है या क्या होता है, भौमजल स्तर होता है। आप बच्चे पूछेंगे सर ये सतही अपवाह क्या होता है। सतह माने आपको पता होगा कि पृथ्वी का सतह, यानी कि मैं बोलूंगा भूपरपट्टी में जितने भी जल बहते हैं, भूपरपट्टी में जितने भी जल बहते हैं सारे के सारे मीठे जल होते हैं, यानी कि उपयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि जो भी आप नदी का बात कर लोगे, जो भी नाला का बात कर लोगे, ये सारे जल क्या है, बहने वाले जल होते हैं। नहरों का जल बहने वाले जल होते हैं, और इनका उपयोग क्या करते हैं हम लोग अपने दैनिक उपयोग की जो गतिविधि होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं। तो आपको तो समझ में आ गया कि सतही अपवाह क्या होता है। सतह माने पृथ्वी का भूपरपट्टी और उसमें अपवाह माने बहने वाला, तो सतही अपवाह जल, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या था, भौम जल स्तर। क्या है, भौम जल स्तर। तो आपको पता होगा आपने चापाकल का पानी पिया होगा, आपने नलकूप का पानी पिया होगा, आपने कुआं का पानी पिया होगा। तो ऐसे जल क्या होते हैं, भौम जल होते हैं जो जमीन के अंदर से क्या होते निकाले जाते हैं। तो 2 तरह के जल के स्रोत होते हैं, एक तो होता है सतही अपवाह जल और दूसरा क्या होता है, भौम जल स्रोत। ठीक है, तो 2 तरह के हम लोग क्या करते हैं, स्रोतों से हम लोग ये जो मीठा पानी होता है या हम लोग बोलेंगे ऐसा पानी जिसका हम लोग उपयोग करते हैं उसकी प्राप्ति होती है। तो क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लिख लोगे। अब बात करते हैं आगे। तो आप मेरे को अब ये चीज बताओ, हम लोगों ने देखा कि ये जो पूरा का पूरा विश्व 3 भाग जल में घिरा हुआ है और उसमें से बहुत कम मात्रा का जल है जिसका अनुपात हम लोग बोल देंगे कि खाने के, पीने के, नहाने के और बाकी सारी चीजों में हम लोग करते हैं जो भी हमारा दैनिक उपयोग है। तो क्या ये जो जल जो भी हमको प्राप्त होता है, सुनिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये जो जल हमें प्राप्त होता है, क्या इस जल से, सुनिएगा हम क्या मैं बोलना चाहता हूं कि क्या इस जल को अगर हम लोग लगातार उपयोग करते रहेंगे तो क्या ये जल खत्म हो जाएगा? क्या ये जल खत्म हो जाएगा लगातार उपयोग करेंगे तो? ऐसा बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है।
तो समझिएगा कि अगर हम लोग बोलेंगे अलवणीय जल की प्राप्ति इन सारे चीजों से तो होती है, साथ में जल क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? जल क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है। और नवीकरणीय संसाधन होने के साथ साथ ये क्या करता है, जल अपना पुनर्भरण कर लेता है। क्या करता है? अपना पुनर्भरण कर लेता है। अब ये जो पुनर्भरण करता है मेरे दोस्तों, वो पुनर्भरण जल चक्र के द्वारा करता है। तो जिससे भी क्या होता है कि हमें ये जो पीने लायक जल है वो लगातार निरंतर क्या होता है, हमको मिलता रहता है। क्या होता है? मिलता रहता है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर आपने बोला नवीकरण संसाधन, आपने बोला पुनर्भरण और आपने बोला जल चक्र, तो ये चीजें क्या क्या होती हैं? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं नवीकरणीय संसाधन। तो जब मैंने संसाधन का चैप्टर पढ़ाया था और संसाधनों का वर्गीकरण मैंने किया था, जब मैंने पहली बार में जब YouTube में आया था, मैं उस समय के मैं चैप्टर्स का बात कर रहा हूं, तो मैंने आपको क्या बोला था कि समाप्यता के आधार पर, यानी कि संसाधन का उत्पत्ति हुआ तो वो खत्म भी होगा, उसके आधार पर संसाधन को दो भाग में हम लोगों ने बांटा था। एक वो संसाधन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन, और एक वो संसाधन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरण अर्थात ऐसे संसाधन जिनका हम लोग प्रयोग करेंगे और प्रयोग करने के बाद फिर वो संसाधन क्या होगा, दोबारा हमको उतने ही मात्रा में मिल जाएगा, वो क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन। जैसे हम लोगों ने जल का उदाहरण लिया था, जैसे हम लोगों ने बर्फ का उदाहरण लिया था। और अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका अगर हम लोग उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी मात्रा में कमी होता जाएगा। ऐसे संसाधन क्या होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। जैसे हम लोग पेट्रोल का बात किए थे, कोयला का बात किए थे, इनको बनने में लाखों साल का समय लगता है और नवीकरणीय संसाधनों को बनने में समय नहीं लगता है। तो ऐसे संसाधनों पे हम लोगों ने बात किया। तो जल को बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है और इसका जो उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं और इसकी कमी नहीं होती। 3/4 जो जल है वो 3/4 ही जल रहेगा। तो इसीलिए क्या बोलेंगे कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। और इसका जो पुनर्भरण होता है, यानी कि जितने मात्रा में हम लोगों ने जल का प्रयोग किया फिर उतना ही मात्रा क्या होता है, पृथ्वी पर मौजूद हो जाता है, जिसके कारण जल का क्या होता है, पुनर्भरण होता है। अब ये तो नवीकरणीय संसाधन है, जल का पुनर्भरण हो गया। तो ये जो पुनर्भरण हुआ ये किसके माध्यम से हुआ, जल चक्र के माध्यम से हुआ। समझेगा कैसे, कि मान लेते हैं कि पेड़ है, अब पेड़ क्या करता है, पानी लेता है अपने जड़ों के माध्यम से, अपने जड़ों के माध्यम से क्या करता है, वो भूमिगत जल को लेने का काम करता है। अब वो भूमिगत जल को लिया, अब क्या करता है उसको कि उसकी जो भी मैं बोलूंगा कि जो भी वाहिनी उत्तक होता है, जाइलम और फ्लोएम आपको पता होगा, तो उसके माध्यम से क्या करता है, अपने पत्तियों तक उस जल को, लवण को और बाकी पदार्थों को ले जाने का काम करता है। लेकिन हम लोग केवल जल का बात करेंगे तो वो ले जाके कहां पर रखता है, पत्तियों में स्टॉक रखता है। और आपको पता होगा कि वो अपने रंध्र को खोलता है। तो रंध्र को कब खोलता है, जब उसको मैं बोलूंगा कि उसको वाष्पोत्सर्जन करने के लिए बोला जाता है, या जब वो क्या करता है, मैं बोलूंगा कि वाइपराइजेशन का क्रिया करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है, तो वो क्या करता है, अपने रंध्रों को खोलता है, जिसके कारण क्या होती है कि मैं बोलूंगा कि पत्तियों से जो भी पानी होता है उसका अवशोषण होकर ब्रह्मांड में जाता है। अब ये ब्रह्मांड में जब गया तो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में वो क्या हुआ, एक बादल के रूप में धीरे धीरे क्या हुआ, इकट्ठे होने लगा और बाद में फिर क्या होता है, वर्षा जल के रूप में वो प्रयोग हो जाता है। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और पीने के पश्चात क्या होता है, वो पानी कहीं ना कहीं हमारे टेम्परेचर से, हमारे बॉडी से निकलता है, फिर वो क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा क्या जाता है, बादल के रूप में परिवर्तित होकर गिरता है। बहुत सारे ऐसे नदी तालाब देखोगे कि गर्मियों के दिन में सूख जाता है और बरसात में फिर भर जाता है। तो गर्मियों में जब वो सूख जाता है तो क्या धरती माँ उसको पी जाती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो भी क्रिया जो होती है वाष्पोत्सर्जन क्रिया है, जिसके फलस्वरूप वहां स्तर की पानी क्या होती है, गर्म होकर वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाती है और जब वो भारी हो जाता है तो फिर वर्षा होकर गिर जाती है। तो यही पूरा का पूरा जो सिस्टम था एक जल चक्र है। तो जो भी नवीकरणीय संसाधन, जल हमारा नवीकरणीय संसाधन है, तो इसका जो होता है पुनर्भरण हो जाता है किसके माध्यम से, तो जल चक्र के माध्यम से। अब क्वेश्चन आता है मेरे रसगुल्लो कि बताएं जल चक्र क्या है। क्वेश्चन क्या आता है कि जल चक्र से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बोलोगे, जल का पुनर्भरण क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, जल का पुनर्भरण ही क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। लेकिन अगर इतना छोटा आप आंसर दे रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वो क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का आ जाए तब आप क्या करोगे, तब मैंने ये जो पूरा प्रोसेस आपको समझाया कि पानी को पहले वाष्प में बदल गया, वो ऊपर गया, भारी हुआ, फिर वो क्या हुआ, वर्षा को हो गया। तो ये जो पूरा जो चल रहा था यही क्या कहलाया, जल चक्र कहलाया। और यही क्या है, जल चक्र है।
तो अब क्वेश्चन आता है कि जल चक्र से हमें क्या फायदा है। आखिर ये जो जल चक्र है, जल चक्र हो रहा है तो इससे कुछ ना कुछ तो फायदा हमें होगा, कुछ ना कुछ तो लाभ हमें हो रहा होगा। तो फायदा क्या समझेगा कि जो भी जल चक्र के माध्यम से परिवर्तित हो रहा है तो बार बार हमें क्या मिलेगा, उससे कहीं ना कहीं हमको शुद्ध जल ही मिलेगा। समझिएगा कैसे मैं बताता हूं कि मान लेते हैं कि आपके घर में एक तालाब है, आपके बगल में एक तालाब है और वो तालाब बहुत गंदा है, तो क्या उस गंदे तालाब में भी वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया है, या मैं बोलूंगा उस तालाब की पानी भाप बन के आसमान में उड़ेगी कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर उड़ेगी। तो अगर वो भाप बन के आसमान में उड़ी तो क्या उस तालाब के जो कचड़े हैं वो तो उसी तालाब के तल में ही दब के रह जाएंगे ना, कि वो भी पानी के साथ भाप बन के ऊपर उड़ेंगे? आप बोलोगे सर नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो जब वो पानी ऊपर जाएगा तो वो शुद्ध पानी रहेगा ना, और जब वो बारिश होगा तो वो अच्छा मीठा पानी का ही स्रोत होता है। तो कहीं ना कहीं उस बरसात से हमको क्या मिलेगा, एक अच्छा मीठा पानी मिलेगा जिसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि बोलेंगे कि जल चक्र से क्या लाभ होता है कि जल का नवीकरण जो होता है, यानी कि जल का पुनः बनना क्या होता है, संभव हो जाता है। क्या होता है, जल का पुनः निर्माण क्या होता है, संभव हो जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि जल चक्र से क्या लाभ है, तो क्या बोलोगे, जल का पुनः निर्माण जो है इस माध्यम से हो जाता है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप देखोगे कि जिस तरह से जल का उपयोग हो रहा है हमारे संसार में, और जिस तरह का हम लोग देखते हैं हर जगह पानी का उपयोग होता है, हमारे भी घर में ऐसा चीजें होते हैं कि बोला जाता है कि थोड़ा पानी को बचा के यूज करें, लेकिन थोड़ा लापरवाह किस्म के इंसान हो जाते हैं हम लोग, तो हम लोग वो बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। तो मैं बोलूंगा कि आप लोग वो चीजें ना करें जो गलतियां हम लोग भी कर देते हैं। कुछ गलतियों को रोका जा सकता है। तो सिंपल सा बात है कि जिस तरह से जल का उपयोग हो रहा है हमारे संसार में, तो एक क्वेश्चन आता है कि जिस तरह से जल का उपयोग हो रहा है हमारे दैनिक जीवन में, तो इससे भविष्य में जल की कितनी जो मात्रा है वो हमारे संसार में लोगों को नहीं मिलेगा। जैसे अभी बोलने का मतलब है कि एक गांव में अगर 100 लोग होंगे तो अभी आपको दिखेगा वर्तमान में कि 100 लोगों के लिए पानी मौजूद रहेगा, या आपके शहर में पूरे की जो जनसंख्या है लगभग सारे लोगों को पानी मिल जाता होगा। लेकिन एक सर्वे निकाला गया था कि भविष्य में अगर मैं बोलूंगा जिस तरह से जल का उपयोग हो रहा है तो 2025 तक जाते, मैं कब का बात कर रहा हूं, 2025 तक जाते जाते जल का मैं बात करूंगा तो लगभग 20 करोड़ लोग जो होंगे जिनके पास पानी जो होगा नसीब नहीं होगा। क्या होगा, पानी नसीब नहीं होगा। यह कब तक का रेशियो, 2025 तक का रेशियो है कि जिस तरह से पानी का उपयोग किया जा रहा है तो 2020 तक क्या होगा कि 2025 तक क्या होगा कि 20 करोड़ लोगों को पानी की कमी का बहुत भरपूर एहसास होगा। क्या होगा, भरपूर एहसास होगा। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपके सेट में इस साल पूछा गया है, झारखंड बोर्ड का जो सेट है इसमें क्वेश्चन आया था कि कितने साल के माने 2025 में कितने लोगों को जल का कमी का एहसास होगा, तो कितना बोलोगे, 20 करोड़ लोगों को एहसास होगा। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जैसे हम लोग बात करेंगे जल की कमी के बारे में, तो हमको जाहिर सी बात है कि ऐसे क्षेत्रों का विजुअलाइजेशन होगा, या ऐसे क्षेत्रों के बारे में हम लोग सोचना शुरू करेंगे जहां पे जल की कमी है। जैसे हम लोग सिंपल आ जाएंगे, रेगिस्तान वाला क्षेत्र, मरुस्थल वाला क्षेत्र जहां पे पानी की कमी है, तो वहां पे पानी की कमी का बहुत तरह का कारण होता है। पहला कारण होता है कि वहां की भूमजल स्तर सूखी होती है, ज्यादा गर्मी पड़ता है, लोगों को दूर दूर तक जाके पानी लेना पड़ता है। इस तरह का चीजें हमको समझने के लिए देखा, ऐसे हम लोग सोच सकते हैं राजस्थान वाले इलाकों में जहां पे अर्ध शुष्क एरिया है, जहां पे वर्षा कम होती है, जहां पे भूमजल स्तर का क्या होता है, कमी होता है। लेकिन अगर बात किया जाए ऐसे कुछ जहां पे जिन क्षेत्रों में ऐसी चीजें नहीं होती हैं, वहां पे ऐसा क्या है कि पानी की कमी होती है, जल की कमी होती है। मैंने क्या बोला कि अगर हम लोग बोलेंगे जल का कमी, तो जाहिर सी बात है कि सारे बच्चों के मन में एक फिगर बनना शुरू हो जाएगा, एक चित्र बनना शुरू हो जाएगा कि सर राजस्थान का बात कर रहे हैं, सर किसका बात कर, राजस्थान का बात कर रहे हैं, या मरुस्थल वाले जगहों का बात कर रहे हैं जहां पे जल की कमी होती है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पे जल तो है लेकिन जल की कमी होती है। तो हम लोग इन ऐसे क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे जहां पे जल की कमी होती है, यानी कि अर्धशुष्क इलाका का हम लोग बात करेंगे। कहां पे, अर्धशुष्क इलाका का बात करेंगे जहां पे जल की कमी होती है, या ऐसे क्षेत्रों को भी आप जोड़ सकते हो जहां पे जल मौजूद है। तो बेसिकली अगर बात किया जाए कि जल के कमी का क्या कारण है, हम लोगों ने देखा कि अगर 2025 तक जाएंगे तो 20 करोड़ लोगों को जल की कमी का एहसास हो जाएगा कि भाई जल जो होता है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे लाइफ के लिए वाटर कितना इंपॉर्टेंट है।
तो क्वेश्चन कभी आएगा कि जल के कमी का कारण क्या है, तो देखिएगा कारण तो बहुत तरह का होता है, लेकिन कुछ मुख्य कारण होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कारण होते हैं। तो हम लोग मेन कारण का बात करेंगे। तो पहला तो कारण होगा अति शोषण। क्या होगा? अति शोषण, यानी कि हम लोग अति शोषण को बोल सकते हैं जल का अत्यधिक उपयोग। क्या होगा? जल का अत्यधिक उपयोग हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जल का अत्यधिक उपयोग। तो इस साल आपके सेट में यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अति शोषण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या आया था? अति शोषण से आप क्या समझते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? जल का अत्यधिक प्रयोग। क्या? जल का अत्यधिक प्रयोग। तो पहला तो कारण है अति शोषण, और दूसरा कारण क्या है कि समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण। क्या है? समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, यानी कि पहला तो जल का अत्यधिक प्रयोग हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? जल का असमान बंटवारा जो है, यह दूसरा सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण संसार में जल की कमी होती है। पहला ज्यादा प्रयोग, और दूसरा क्या होगा कि जल की असमान वितरण। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि अति शोषण क्या है, अति शोषण, अति माने अत्यधिक, शोषण माने आपको पता होगा दबाना, तो जल का अत्यधिक प्रयोग ही क्या कहलाता है? जल का अति शोषण कहलाता है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो पहला कारण तो अति शोषण हो गया, दूसरा क्या हो गया? असमान वितरण। ये दो कारण है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जल का अत्यधिक प्रयोग के कारण किन किन सारे चीजों का प्रयोग, मैं बोलूंगा कि हमको दिक्कत होता है समाज में। ये तो आपको पता होगा कि जैसे अगर हम लोग बात करें, पहले हम लोग इस पे बात कर लेंगे, फिर इसमें भी बात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें कि समाज के विभिन्न वर्गों में जल का समान वितरण है। तो कैसे भाई? तो समझिएगा, आप अगर शहर में जाओगे, सिंपल सा फंडा, आप अगर शहर में जाओगे तो शहर में आपको दो तरह के लोग देखने के लिए मिलेंगे। एक ऐसे लोग होंगे जो आपको, मैं बोलूंगा कि अच्छे आलीशान बंगले में रहने का काम करेगा, और एक ऐसा इंसान मिलेगा जो फुटपाथ में सोने का काम करेगा। तो जो आलीशान महल में रहेगा उसके लिए पाइपलाइन सिस्टम बिछाया जाता है। उसके घर में दो तरह की पानी आती है, गर्म नल का पानी आता है, एक ठंडा नल का पानी आता है। और हमारे यहाँ वही चापाकल होता है, वही कुआं होता है, बगल में बहता हुआ नाली होता है जिसमें लोग सारा उपयोग करते हैं। तो इस तरह का जल का बंटवारा, बड़े लोगों को ज्यादा मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाता है, और छोटे लोग जो होते हैं, जो दबे कुचले लोग होते हैं, उनको पानी तक नसीब नहीं होता है। जाहिर सी बात, आप सरकारी स्कूल में पढ़ते होगे तो सरकारी स्कूल का चापाकल तो आपको याद होगा ना। अगर 5 चापाकल है ना, तो उसमें से केवल एक काम करेगा, बाकी 4 का बस हैंडल काम करता है। मारते रहो लेकिन वो काम नहीं करने वाला होता है। आप गांव में चल जाओगे तो वहां भी वही होता है। अगर 10 चापाकल है तो उसमें केवल एक चापाकल काम करता है, 4 चापाकल बस दिखावटी का होता है। लेकिन आप शहर में जाओ जहां पे बड़े बड़े लोग रहा करते हैं, वहां पे हर एक चापाकल तो होता ही नहीं, मैं तो वो देखते नहीं कहीं चापाकल है। हर एक जगह आपको अच्छे अच्छे चीज देखने को मिलेंगे जिससे उनका पानी का सप्लाई अच्छा होता है। प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, कहीं आपको चापाकल नजर नहीं आएगा, हर जगह नलकूप नजर आएगा, जिसमें आप बस एक नल खोलोगे पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा, नल का जिसको बोलते हैं। तो इस तरह का समाज में जो होता है, बड़े लोगों को अच्छे ढंग से पानी नसीब हो जाता है, और जो गरीब लोग होते हैं उनको पीने तक का पानी भी जो होता है गटर से मिलने का काम करता है। तो इस तरह से समाज में वितरण होता है। लेकिन हम लोग बात करेंगे जल के अति शोषण का, यानी कि जल के अत्यधिक प्रयोग का, कि किन किन क्षेत्रों में जल का अत्यधिक प्रयोग होता है। तो एक क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में। तो वो क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि जब आप लोग का सब्जेक्टिव का एग्जाम होता था, जब आपका लिखित एग्जाम होता था, उस समय क्वेश्चन आया था, और ये एग्जाम मैंने भी दिया था। तो क्वेश्चन क्या था कि किसी क्षेत्र में, मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र में जल का प्रचुर मात्रा है। भाई समझ लो मैं क्या बोलना चाहता हूं, कि मान लिया जाए कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन है, लेकिन उसके बाद भी वहां पे जल की दुर्लभता है। क्या है? जल की दुर्लभता है। तो इसका क्या कारण है? क्वेश्चन समझिएगा कि आपके पैकेट में पैसा तो है और आपको भूख भी लगी है, लेकिन आपके पास खाने लायक कोई वस्तु नहीं। समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, कि आपके पॉकेट में पैसा भी है और आपको भूख भी लगी है, लेकिन खाने लायक कोई सामान आपको नहीं मिल रहा है। तो यही चीज के बारे में क्वेश्चन पे बोला गया है कि मान लेते कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध है, उसके बावजूद भी जल दुर्लभता उस क्षेत्र में है। तो इसका क्या कारण है? इन सारे चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इस टॉपिक का बस एक दो जो है चीज को लेकर आया हूं, फिर कल अगले वीडियो में इन सारी चीजों के पे बहस करूंगा। तो अभी तक कैसा वीडियो लगा आपको? तो सारी चीजें समझ में आ रही है? तो चैनल को तो सब्सक्राइब मैं करने बोलूंगा नहीं, आप लोग तो किए होंगे, और नहीं किए हो तो कर देना है। तो अब समझते हैं कि ऐसा क्या होगा कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध है, लेकिन उस क्षेत्र में जल की दुर्लभता है। तो सबसे पहले आपको जानना तो पड़ेगा कि दुर्लभता का अर्थ क्या होता है। जल दुर्लभता,
बहुत बड़ा टॉपिक है ये जो मैं बात करूंगा ना जल दुर्लभता के बारे में। जल दुर्लभता का अगर मैं बात करूंगा तो क्वेश्चन आता है कि जल दुर्लभता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आता है जल दुर्लभता से आप क्या समझते हैं, तो समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। जल दुर्लभता, दुर्लभता कर समझते हो ना, अपने एक दो दोस्त क्या बोलते होगे, यार तुम तो बहुत दुर्लभ प्राणी हो गए हो, कभी कभार देखने के लिए मिलते हो, तुम तो बहुत दुर्लभ प्राणी हो गए, तुम तो कभी कभार देखने के लिए मिलते हो। तो ये जो कभी कभार वाला बात है ना, यही जल दुर्लभता को इंगित करता है। मेरा सिंपल सा बोलने का मतलब है कि मान लेते हैं कि पहले आपके घर का एक चापाकल था, आपके घर के बगल में सरकारी चापाकल था, तो आप उस पे जाते थे, आप उसको चलाने का काम करते थे, तो दिन भर में आपको केवल 10 बाल्टी ही नसीब होता था। कितना? 10 बाल्टी नसीब होता था। और आप 10 बाल्टी का यूज करके आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, 10 12 50 60, मान लो कि 1 2 3 है, ठीक है, तो सबको क्या होता था, पानी नसीब हो जाता था, लेकिन केवल उस चापाकल से। और आपके गांव में चापाकल नहीं, लेकिन आपके घर में बगल में चापाकल है, जिससे आपको 10 बाल्टी पानी मिलता था, तो आप खाना, नहाना, धोना, पीना सारा काम कर लेते थे और आपका पानी बच जाता था। मान लेते पानी बच जाता था, तो ये तो जल दुर्लभता कहा नहीं, क्योंकि आपके पास बच गया। लेकिन अगर किसी कारण से मान लिया जाए कि आपको 10 बाल्टी के जगह 9 बाल्टी मिलना शुरू हो, समझिएगा कि पहले आपके पास 10 बाल्टी पानी था, 10 बाल्टी पानी होता था, अब 10 बाल्टी का पानी यूज करके आपके पास आप सोचते हो लोटा, समझते हो लोटा, नहीं पता होगा तो मैं आपको दिखा देता हूं क्या होती है। कि ये आप देख सकते हो, ये हम लोग जो पानी पीने के लिए यूज करते हैं घर में, तो मान लेते थोड़ा प्यास लगी, मैं पी लेता हूं। तो मान लेते हैं कि किसी गांव में 10 बाल्टी पानी होता था एक व्यक्ति के लिए। अब किसी कारणवश उस गांव में जनसंख्या बढ़ा, या कोई भी कारण हो सकता है, कुछ भी, मान लो खराब हो गया चापाकल, भूमिजल स्तर सूख गया, इससे मतलब नहीं है। कि मान लेते कि 10 बाल्टी पानी होता था और उसका यूज करने के बाद जो मैंने अभी आपको एक लोटा दिखाया ना, उस उतना लोटा के भरे पानी बच जाता था। तो क्या बच गया तो कभी कमी हुआ क्या? आप बोलोगे नहीं सर, कमी तो हुआ नहीं। तो दुर्लभता का अर्थ कमी होता, सुनिएगा, दुर्लभता का अर्थ कमी होता, लेकिन अगर आपको 10 बाल्टी यूज करने के बाद 1 लोटा पानी बच जाए तो कमी तो नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं। अब कुछ दिन के बाद क्या होने लगा कि कुछ भी कारण से अब 10 बाल्टी तो पानी मिल रहा है, लेकिन वो जो 1 लोटा पानी बच जाता था, अब वो पानी नहीं बच रहा है। तो अभी तक तो सब कुछ लेवल में है कि पानी बच नहीं रहा है, आपका 10 बाल्टी का काम है, आपने यूज कर लिया तो लेवल में जा रहा है। लेकिन अब किसी कारण बस ये जो बाल्टी है, अब 9 बाल्टी निकल रहा है, तो सोचो क्या होगा। ठंडा का दिन है सर, नहीं नहाएंगे, ऐसा भी होगा ना, ठंडा का दिन है आज नहीं नहाएंगे। अब वो 9 बाल्टी की जगह अब मान लो कि 8 बाल्टी हो जाए, फिर 7 बाल्टी हो जाए, 6 हो जाए, 5 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए, या कभी कभी ऐसा हो कि आपको 1 लोटा नसीब हो, 1 लोटा ही पानी नसीब हो। तो यही जो है जल दुर्लभता कहलाता है। यानी कि आपको जितना जरूरी है उस जरूरी से अगर आपको कम की आवश्यकता है, लेकिन उस कम के भी जगह अगर आपको उससे भी कम नसीब नहीं हो रहा है, तो ही क्या होता है जल दुर्लभता। कि आप 10 बाल्टी के जगह आपको अगर 2 बाल्टी भी मिल जाए तो आप अच्छे ढंग से आप अपना काम गुजार सकते हो, लेकिन 2 बाल्टी भी नहीं मिल रहा है, तो ही क्या कहलाता है जल दुर्लभता। तो आवश्यक जल की मात्रा से कम मात्रा में जल मिलना या नहीं मिलना ही क्या कहलाता है जल दुर्लभता कहलाता है। मैंने क्या बोला कि आवश्यक मात्रा में जितनी भी आपकी आवश्यकता है उस मात्रा से कम या नहीं मिलना ही क्या कहलाता है जल दुर्लभता कहलाता है। क्या कहलाता है? जल दुर्लभता कहलाता है। तो चलिए ये स्थिति में भगवान ना करो किसी के पास होनी चाहिए, तो ये होता है जल दुर्लभता। तो क्वेश्चन क्या है कि किसी क्षेत्र में अगर जल संसाधन मौजूद है, लेकिन जल दुर्लभता का क्या कारण है कि जितना उनको जल चाहिए उससे कम क्या हो रहा है, पानी नसीब हो रहा है। तो पहला तो कारण है बढ़ती जनसंख्या, है ना, ज्यादा मात्रा में मैं बोलूंगा पॉपुलेशन हो रहा है, ज्यादा मात्रा में जनसंख्या बढ़ रही है, तो पहला कारण तो है बढ़ती जनसंख्या। लेकिन बात करेंगे तो पहला कारण रहा, लेकिन दूसरा कारण क्या है कि केवल जनसंख्या बढ़ने से जल की कमी होगी क्या? अगर संसार में जनसंख्या बढ़ रहा है तो क्या जल की कमी होगी क्या? तो केवल जनसंख्या बढ़ने से जल की कमी नहीं होती, लेकिन उस जनसंख्या के द्वारा जो भी डिमांड होता है उस डिमांड की पूर्ति के कारण ही क्या होता है, जल का अतिशोषण होता है। सुनिएगा गौर से, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि केवल जनसंख्या बढ़ने से जल की कमी नहीं होती है। कि मान लो पॉपुलेशन हो रहा है लेकिन कोई पानी नहीं पी रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन कोई पानी नहीं पी रहा है, जल का उपयोग कर नहीं रहा है, कत्ते भर नहीं कर रहा है,
तो क्या जल की कमी होगी? कभी नहीं। वो होगा कब? जब जल का क्या करेगा, जितना जनसंख्या बढ़ा उसके हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से क्या हो गया, उसका मांग जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब जल का मांग बढ़ना शुरू होगा तो जल की कमी होनी शुरू हो जाएगी। क्या होगी? जल की कमी होनी शुरू हो जाएगी। तो पहला कारण क्या रहेगा कि बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप, क्या बोलोगे, उसके परिणाम स्वरूप बढ़ती जल की मांग। पहला क्या होगा? बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप क्या था मेरे रसगुल्लो? तो क्या था कि जल की मांग। बात क्लियर है? यह पहला कारण था। अब हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं कि बढ़ती जनसंख्या से जल का कमी कैसे होता है, इस पे हम लोग बात करते हैं। बहुत सारे टीचर बोल देंगे कि बढ़ती जनसंख्या का कारण है रे जल की कमी हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों होता है उस पे हम लोग बात करेंगे कि जनसंख्या बढ़ रहा है तो जल की कमी हो रही है। तो आखिर जनसंख्या बढ़ने से ही जल की कमी क्यों होती है गुरुजी? इस पे हम लोग बात करेंगे। तो समझिएगा, पहला बात अगर बात करें कि बढ़ती जनसंख्या से जल के कमी का कारण, तो पहला है घरेलू उपयोग, जो भी हम लोग घरेलू उपयोग करते हैं इसके कारण से। और दूसरा क्या है? अत्यधिक अनाज का उत्पादन से। समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। पहला तो कारण है घरेलू उपयोग और दूसरा कारण है अत्यधिक अनाज के उत्पादन से। सुनिएगा, जब आप मान लो, सिंपल सा बात, मैं सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि सपोज दैट कि एक घर में, सुनिएगा, एक घर में एक बूढ़ा आदमी था और उसकी एक बूढ़ी, समझिएगा, एक बूढ़ा आदमी था और उस घर में एक बूढ़ी औरत थी, यानी कि कुल मिला के 2 लोग थे। अब इसका भाई बच्चा था, मान लेते इसका 2 गो चुन्नू मुन्नू करके नाम था और चुन्नू मुन्नू इसका बेटा था, बेटा ही था। अब चुन्नू और मुन्नू का शादी हो गया तो मान लेते कि चुन्नू के साथ कोई एक आ गई अच्छी सी लड़की, तो इसका भी 2 गो परिवार, इसका भी 2 गो परिवार। तो पहले था 2, अब यहां बचा 2 और यहां हो गया 2, तो 2 + 2 + 2। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 2 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो 6 जने हो गए लोग। अब इन चुन्नू मुन्नू का भी बच्चा होना शुरू हो गया, तो इसका भी 2 बच्चा, इसका भी 2 बच्चा। तो कितने का परिवार की संख्या बढ़ी कि नहीं? तो अगर पहले मान लिया जाए बूढ़ा बूढ़ी जो था वो 2 बाल्टी पानी में, 1 बाल्टी खुद और 1 बाल्टी बूढ़ी, दोनों नहा लेते थे, तो अब इसका बेटा को 1 बाल्टी चाहिए, उसकी पतोहू को 1 बाल्टी चाहिए, उसके नाती नतनीन को 1 बाल्टी चाहिए। तो संख्या बढ़ा कि नहीं? तो जब संख्या बढ़ा तो साथ साथ में क्या होगा कि घरेलू उपयोग था वो भी तो बढ़ेगा। कि पहले क्या होता था, इतना छोटा सा मटका में खाना बनता था, अब इतना बड़ा मटका में खाना बनेगा। पहले इतना सा पानी में बूढ़ा बूढ़ी नहा लेते थे, अब इतना पानी में नहाएंगे पूरे के पूरे फैमिली, और बच्चे गंदा करेंगे 100 अलग से। तो ये जो घरेलू उपयोग बढ़ा, पहले बर्तन जो होते थे एक बर्तन में हो जाता था, भाई हस्बैंड वाइफ है प्यार से खा लेते थे। अब इतने सारे हैं तो सबको अलग अलग थाली चाहिए। समझ रहे हो ना क्यों बढ़ेगा? तो पहला क्या है? घरेलू उपयोग। दूसरा क्या है? अत्यधिक अनाज का उत्पादन। तो जब जनसंख्या बढ़ती है तो साथ साथ में अनाज भी बढ़ता है। मैंने क्या बोला कि पहले इतनी छोटू सा जो होगा, मैं बोलूंगा कि बर्तन में खाना बन जाता था, अब इतना बड़ा बनाना पड़ेगा। तो अनाज का अत्यधिक उपयोग हुआ ना, तो पहला कारण हो गया घरेलू उपयोग, दूसरा क्या हो गया? अनाज का उत्पादन। तो घरेलू उपयोग से कैसे होता है यह सबको पता है, लेकिन हम लोग बात करेंगे कि अत्यधिक अनाज के उत्पादन से जल की कमी कैसे होती है गुरुजी, इस पे हम लोग बात करेंगे। चलिए बात करते हैं, लेकिन थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। समझिएगा कि अनाज का उत्पादन बढ़ाने से, समझिएगा, आपको अगर अनाज का उत्पादन बढ़ाना है तो साथ साथ में जो जल संसाधन है उसका भी क्या होगा? अति शोषण होगा। और ये होता क्यों है कि अगर हम लोग अनाज का उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो जल का अति शोषण हो रहा है, इसका क्या कारण है? तो समझिएगा कि जो भी आप अनाज का उत्पादन करोगे, जो भी खाद्य पदार्थ का उत्पादन करोगे, जो भी फसल का उत्पादन करोगे, उसके लिए आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। क्या बिना सिंचाई का फसल हो सकता है? क्या संभव है? क्या ये तो पॉसिबल ही नहीं है गुरुजी कि अगर आप कोई भी अनाज का उत्पादन कर रहे हो और उस अनाज में अगर आप पानी ही नहीं दे रहे हो फसल में, तो कभी भी किंचित मात्र भी अगर पानी नहीं दे रहे हो ना तो फसल का उत्पादन नहीं होगा। किंचित समझते हो? एकदम ना के बराबर। अगर उतना भी पानी नहीं दे रहे हो तो फसल का उत्पादन नहीं होगा। तो पहला कारण क्या था? सिंचित क्षेत्र को बढ़ाएंगे जब हम लोग तो क्या होगा? जल का अति शोषण होगा। तो भाई सिंचाई करने से कैसे, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो समझिएगा, पहले एगो रामू नाम का कोई व्यक्ति था और उसके पास 2 बैल थे।
क्या थे? रामू नाम का व्यक्ति था, उसके पास 2 बैल थे। तो मान लेते कितना बड़ा उसके पास खेत था जिसमें वो खेती करता था, और 2 बैल था, तो बैल के लिए 1 बाल्टी पानी और खुद के लिए 1 बाल्टी पानी, और खेत में डालने वाला पानी चाहिए ना भाई, पानी तो सबको चाहिए होता है ना। तो मान लेते कि पहले वो 100 लीटर पूरा का पूरा पानी में अपना फसल उत्पादन कर लेता था। जब उस व्यक्ति का शादी हुआ था, यानी कि वो और उसकी बीवी केवल 2 थे, क्या थे? आदमी, और मैं बोलूंगा मैन, और वो ओमेन, जो जब 2 घर में थे। अब ये दोनों का भाई बेटा होता है, एक राम होता है और एक श्याम होता है, समझ लीजिएगा मेरा बात, एक राम होता है और एक श्याम होता है। तो किसी कारण अगर ये दोनों का भी शादी हो जाता है तो राम के साथ मान लेते कि सीता होता है, और श्याम के साथ मान लेते कि कौन हुआ होगा कि शादी होगा। तो इसको 2 बाल्टी, इसको 2 बाल्टी, इसको 2 बाल्टी से तो जरूरत होगा। लेकिन अब बताओ, पहले ये 100 लीटर पानी में अपना खेती बाड़ी कर लेता था और जिंदगी मौज से कटती थी। लेकिन अब जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ेगी, क्या ये 100 लीटर पानी के जितने फसल का उत्पादन होता था, उस फसल के उत्पादन में ये लोग खाना खा सकते हैं क्या? कभी नहीं, क्योंकि ये 100 लीटर में केवल 2 लोगों का खाना होता था। अब एक परिवार में और 4 जने हैं, तो क्या होगा? मैं बोलूंगा इसके डबल क्या, 4 डबल का मैं बात करूंगा, 4 डबल पानी की आवश्यकता होगी, यानी कि 400 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। तो अगर आपका उत्पादन बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको सिंचित क्षेत्र भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि खेती वाला एरिया बढ़ाना पड़ेगा। जहां पे आप सिंचाई करोगे तो क्या होगा? जल का अतिशोषण होगा, पहला काम, समझिएगा। दूसरा क्या होता है कि ये तो भाई समझ में आ गया कि अगर हमको अनाज का उत्पादन बढ़ाना है तो सिंचाई का जो क्षेत्र होगा, कि पहले हम लोग इतना बड़े एरिया में अनाज उत्पादन करते थे, अब हमको क्या करना पड़ेगा? इतना बड़ा क्षेत्र चाहिए हमको अनाज उत्पादन करने के लिए, क्योंकि मैं हूं और मेरे साथ में क्या है? मेरे बच्चे और उनकी बीवी है, इसलिए हमको इतना बड़ा क्या पड़ेगा? जगह का जरूरत पड़ेगा। सिंचित क्षेत्र यानी कि सिंचाई करने वाला एरिया बढ़ाना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो अब क्वेश्चन आता है कि सिंचित क्षेत्र बढ़ाएंगे, ठीक है, और हमको क्या होगा कि हमका उत्पादन जो होगा। तो ऐसा कोई चीज है, पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कि परिवार भी बढ़ रहा है, लेकिन हमको पानी जो है वो कम देना पड़ेगा, ऐसा कोई उपाय होगा क्या? तो ऐसा भी उपाय है। तो लोगों का कहना है कि शुष्क ऋतु में खेती की जाती है ना, समझेगा, जो भी शुष्क ऋतु में खेती की जाती है उसमें ही क्या होता है कि सबसे अधिक जल का प्रयोग होता है। शुष्क ऋतु यानी कि ऐसे फसल का उत्पादन हम लोग ना के बराबर करेंगे जो कब उगाए जाते हैं? शुष्क ऋतु में, यानी कि जब पानी नहीं होता है, जब पानी गिरते नहीं, उस समय के जितने भी फसल का हम लोग उत्पादन करते हैं, उन सारे फसलों का अगर उत्पादन हम लोग कम कर देंगे तो फिर क्या होगा कि पानी का अतिशोषण घट जाएगा, पहली बात। दूसरा क्या होगा कि अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा जल का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो कृषि का जो क्षेत्र होता है, यानी कि प्राथमिक जो क्षेत्र होता है, इसमें सबसे ज्यादा जल का उपयोग किया जाता है। तो जो सिंचित कृषि होता है, जो भी सिंचाई करने वाली कृषि होती है, इसमें क्या होता है? सबसे अधिक जल का उपयोग होता है। और अगर सिंचित क्षेत्र में बात किया जाए तो कब ज्यादा जल का ज्यादा जल का उपयोग होता है? तो जब हम लोग शुष्क ऋतु वाले फसलों का उत्पादन करते हैं, तब क्या होता है? ज्यादा मात्रा में जल का कमी होता है। तो हमें ऐसे फसल बोने चाहिए जो बरसात के महीने में हो, जैसे धान देख लो, बरसात के मौसम में होते हैं। अब गेहूं देखो, ऐसा टाइम में होता है जब बरसात नहीं होती है, तो गेहूं की फसल के लिए भी तो पानी चाहिए। आप गन्ना देख लो, तो ये सारे चीज जब होता है उसमें तो पानी की जरूरत होती है ना, तो ऐसे फसलों को कम उगाएंगे तो क्या होगा कि हमारा अतिशोषण नहीं होगा। बात को समझ गया? अब बात करेंगे कि कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग कैसे कम किया जा सकता है। क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कि हमको पता है कि सबसे ज्यादा अगर जल का उपयोग होता है तो कृषि क्षेत्र में होता है, तो क्या काम करें? समझिएगा गुरुजी कि क्या काम करें मेरे रसगुल्लो, कि क्या होगा कि कृषि क्षेत्र में जल का कम उपयोग होगा। क्या होगा? कृषि क्षेत्र में जल का कम उपयोग होगा, ऐसा क्या करें? क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे हम लोग तकनीक को लेके आएंगे जिसमें हम लोग शुष्क क्षेत्रों में भी क्या कर सकते हैं, उस तकनीक के सहारे उपयोग कर सकते हैं और हम लोग फसल का उपयोग उत्पादन कर सकते हैं। तो शुष्क कृषि तकनीकों को लाएंगे जिसमें शुष्क महीने में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? कृषि कर सकते हैं। और आपको पता होगा ड्रिप तंत्र यानी कि जिसमें बूंद बूंद से पानी गिरता है पौधों के जड़ों में, उस जैसे का या छिड़काव तंत्र का उपयोग करके हम लोग पानी
को उपयोग कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पालमपुर गांव की कहानी में पढ़ा होगा, अगर आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा तो या तो हम लोग ड्रिप तंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी छिड़काव तंत्र होता है, छिड़काव तंत्र जो होता है उसका भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी जो होता है वेस्ट नहीं होता है। तो शुष्क कृषि तकनीक का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि उपयोग कृषि का उत्पादन कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा क्या कर सकते हैं कि सूखा प्रतिरोध फसलों का विकास से, कि ऐसे फसल का उपयोग करेंगे जिसमें सूखा ना हो, ज्यादा मात्रा में वो पानी ना शोषित करे, ऐसे फसलों का भी उत्पादन करेंगे। तो पूछा जाएगा कि कृषि में जल की कमी को कैसे कम किया जाता है, मतलब जल का उपयोग को कैसे कम किया जाता है, तो पहला क्या बोलोगे, शुष्क कृषि तकनीक के प्रयोग से, और दूसरा सूखा प्रतिरोध फसलों से, यानी कि जो सूखे में भी उत्पादन हो जाएगा, इस तरह के फसलों का विकास करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि जल की कमी को कम कर सकते हैं। बात क्लियर है, दो चीजें आपको समझ में आ गई। बात करते हैं आगे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर टीवी में दिखाया जाता है और बहुत तरह के टेलीविजनों में दिखाया जाता है कि ये वाला टुलू पंप ले लो, ये वाला पानी वाला मोटर ले लो, इसमें ज्यादा मात्रा में क्या होता है, पानी का प्रेशर आता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, कृषि कर सकते हो। इस तरह का प्रचार आप देखे होंगे बहुत तरह के। तो क्या सर उन सारे टुलू पंपों का या इन सारे चीजों का उपयोग करके भी क्या खेती की जा सकती है? तो खेती तो की जाएगी, लेकिन उसका कुछ दुष्परिणाम भी होता है। हम लोगों ने अभी तक जितने भी चीजों का बात किया, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि पानी के उपयोग के बारे में देखा। तो अगर मान लिया जाए आप क्या करते हो कि अपना कृषि, समझिएगा, आप अपना कृषि क्या करते हो, नलकूप के माध्यम से, यानी कि नल चापाकल जो होता है इसके माध्यम से, या निजी कुएं के माध्यम से क्या करते हो, आप कृषि करते हो, और उसके उपयोग से क्या करते हो, फसल का उत्पादन करते हो, और उत्पादन करके फसलों में वृद्धि करते हो। तो फसल का तो उत्पादन होगा, फसलों में वृद्धि भी होगी, और क्या होगा, धरातल का पानी भी बर्बाद नहीं होगा। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जितना भी देखा सब धरातल के पानी से मौजूद था, कि हम लोग कृषि कर रहे हैं तो धरातल का जो अपवाह है, इस धरातल के अपवाह से हम लोग पानी का प्रयोग करके कृषि कर रहे हैं। तो क्या सर जो भी भूमिगत जल है, क्या हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं क्या? ऐसा बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि भूमिगत जल भी तो हमारे पास है। अपने दो स्रोत का नाम लिया, सतही जल और एक आपने क्या बोला, भूमि जल स्तर। तो भूमि जल स्तर का प्रयोग करके, यानी कि नलकूप के माध्यम से या कुआं के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, फसल का उत्पादन करेंगे और उसका वृद्धि करेंगे। यह भी तो एक पॉइंट हो सकता है कि अगर जल की कमी, जल का उपयोग कृषि क्षेत्र में करना है और कम उपयोग में करना है, तो पहला तो शुष्क कृषि तकनीक से होगा, सूखा प्रतिरोध फसल के विकास से होगा, और नलकूप तथा कुएं से करेंगे हम लोग अगर उपयोग, तो भी तो जल का कम कमी होगा। तो जल का तो कम उपयोग होगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा परिणाम का मैं बात करूं, जो दुष्परिणाम है, अच्छा नहीं खराब परिणाम, वो कारण क्या है, समझेगा, कि आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली, समझेगा, अगर ये आपका कोल्ड ड्रिंक का बोतल है, इसमें कोल्ड ड्रिंक भरा होगा, आप पीना शुरू करोगे, इससे कोल्ड ड्रिंक निकालना शुरू करोगे, तो क्या इसमें कोल्ड ड्रिंक भरा का भरा रहेगा क्या? आप बोलोगे नहीं, कोल्ड ड्रिंक धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो उसी तरह अगर आप भूमि जल स्तर का कुएं के माध्यम से, निजी चापाकल या निजी नलकूपों के माध्यम से प्रयोग करोगे सिंचाई के लिए, तो कहीं ना कहीं भूमि जल का जो स्तर है वो नीचे गिर सकता है। क्या होगा, भूमि जल का स्तर क्या हो सकता है, नीचे गिर सकता है। तो पहला ये क्या है, दुष्परिणाम है, समझिएगा। पहला क्या हो गया कि भूमि जल स्तर नीचे गिर सकता है, और दूसरा क्या परिणाम हो गया कि जब भूमि जल स्तर क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, तो जल की उपलब्धता में क्या होगी, मेरे रसगुल्लो, कमी हो जाएगी, क्योंकि पीने लायक पानी तो भूमि जल से मिलता है। तो क्या होगा, जल की उपलब्धता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। बात क्लियर है। और तीसरा क्या होगा, ये तो दो प्रॉब्लम तो होगा ही, साथ में भोजन सुरक्षा में भी खतरा पड़ सकता है। कि भोजन सुरक्षा है नहीं, हम लोग क्या करते हैं, खाना खाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं, और बहुत सारे फसलों का उत्पादन करने के लिए भी क्या करते हैं हम लोग, पानी फसल का उपयोग, जल का उपयोग करते हैं, भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। तो वहां अगर जल ही मौजूद नहीं होगा, तो जो भी भोजन है उसकी सुरक्षा जो है खतरे में आ सकती है। यानी कि ज्यादा मात्रा में हम लोग क्या फसल, कमी मात्रा में अनाज उत्पादन नहीं कर सकेंगे, और क्या हो जाएगा कि हमें अनाज, मैं बोलूंगा कि जो भोजन है उसकी सुरक्षा में कमी आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के दुष्परिणाम नलकूप और निजी उपयोग के कारण होता है। तो ये सारा तब को समझ में आ गया कि ये सारे प्रॉब्लम देखने के लिए हम लोग को मिलते हैं। अब एक और कारण है, वो कारण क्या है कि शहरीकरण और औद्योगिकरण का जो विकास है, ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है कि जल की कमी का एक असरदार, जिसको सरदर्द होता है ना, असरदार है, जो काम ही नहीं करता है। तो उस तरह का परिणाम जो है वो शहरीकरण और औद्योगिकरण से भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन बात करें कि शहरीकरण और औद्योगिकरण से कैसे,
तो आपको पता होगा कि अगर शहरीकरण और औद्योगिकरण के सबसे मेन कारण क्या है कि किसी भी क्षेत्र में शहरीकरण हो रहा है या शहरों का विकास हो रहा है या औद्योगिकों का विकास हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा मेन कारण क्या होता है? एनएससीएस जो होता है, एमएनसीएस जो कंपनीज होती हैं, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुराष्ट्र कंपनियां जो बोलते हैं, उनके विकास के कारण होता है। तो ये जो टॉपिक है हम लोग देखेंगे शहरीकरण के बारे में और औद्योगिकरण के कारण किस तरह से जल का अत्यधिक उपयोग होता है और उससे जल की कमी होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पूरा का पूरा टॉपिक हम लोगों ने ले लिया। अब अगला टॉपिक हम लोग बात करेंगे कल, लेकिन हो सकता है कि कल जो हो आप लोग का वो जो हम लोग को ले रहे थे, मैं बोलूंगा भोकाल सीरीज जो ले रहे थे, उसका सेकंड पार्ट क्या हो सकता है, आ सकता है। और बहुत जल्द क्या होगा कि मैथ का क्लासेस भी आना शुरू हो जाएगा, जिसमें हम लोग, आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर शर्मा गैस का वो सारे चीजें करवा दीजिए, तो शर्मा गैस का भी जो है वो करवा देंगे। जितने भी मेन जो पॉइंट होते हैं, सेट्स जो होते हैं, वो संजीव सर जो है करवा देंगे। तो उसका भी, उनका भी क्लासेस देखिए, अपडेट का वीडियो आ ही रहा है, क्लास का वीडियो चल ही रहा है, बीच बीच में सूरज सर आके साइंस का टॉपिक भी ले रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता हूं। और लास्ट में जाते मैं बोलूंगा कि जो लोग चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल का आइकन क्या करें, जरूर प्रेस कर दे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।